नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का संपूर्ण अध्ययन, और यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में और इनके रचनाकार कौन है और इनकी रचनाएं क्या हैं। सबसे पहले उनके बारे में देखेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे आप वीडियो की परीक्षा देने वाले हों या पीईटी की परीक्षा देने वाले हों। जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा देने वाले हो, वहाँ वहाँ पर आपको ये रचनाकार और उनकी रचनाओं से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले रचनाकार हैं आदिकाल के अमीर खुसरो। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें खड़ी बोली के जन्मदाता भी माना जाता है। इनकी रचना है खालिक बारी, हालात ए कन्हैया, खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो की पहेलियाँ और ये अमीर खुसरो की काफ़ी फेमस रचना है। अगले जो रचनाकार हैं हमारे विद्यापति जी हैं। इनकी रचना है पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो ये तीनों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई हुई रचनाएं हैं। इन्हें काफ़ी ध्यान से आप याद रखिएगा। अगले जो हमारे कवि हैं वो चंद्रबरदाई जी हैं और इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। हजारों बार ये परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और फिर से पूछी जाएगी, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जगनिक की परमाल रासो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सहरापा की दोहा कोश, दलपति विजय की खुमार रासो। क्या है? दलपति विजय की खुमार रासो है। नरपति नाहल की बीसल देव रासो है। क्या है? नरपति नाहल की बीसल देव रासो रचना है। रोडा कवि की राउल वेल चंपू काव्य है। क्या है? रोडा कवि का राउल वेल चंपू काव्य है। उद्योतन सुरी, ये कुवलय माला कथा है। किसकी है? उद्योतन सुरी की है। नल सिंह की विजय पाल रासो है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भट्ट केदार की जयचंद्र प्रकाश है। क्लियर है आपको? अब जो आदिकाल के कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं, जो रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं से जुड़े जो प्रश्न हैं जो अभी तक परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। इनको हम बहुविकल्पी के तौर पर नहीं करेंगे, सीधे सीधे वन लाइनर के तौर पर करेंगे, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएं। रासो रचित काव्य और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि रासो रचित काव्य जितने भी हैं और उसकी रचना रासक शैली में हुई, ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो के किस लेखक की रचना है। तो चंद्रबरदाई की रचना है। बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रबरदाई की है। देखिए, भाषा बदलेगी लेकिन प्रश्न वही रहेगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की रचना है। कौन से काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में लिखी गई है, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति हैं। मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति जी हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल भी निगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल फोकस बनाकर पढ़िए और अंत तक वीडियो देखेंगे तो यहाँ से आपके 4 से 5 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। अगर आप वीडियो की परीक्षा देने वाले हैं, पेट की परीक्षा के लिए आपके 2 से 3 प्रश्न पक्के हो सकते हैं। अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। अगला है आपका कि अमीर खुसरो का समय है, तो 13वीं शताब्दी है। क्या? 13वीं शताब्दी। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली का जो आधारशिला रखी थी वो अमीर खुसरो ने रखी थी, इसीलिए इन्हें खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं भक्ति काल की। किसकी? भक्ति काल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट काल है, यहाँ से बहुत ही ज्यादा प्रश्न साहित्य से पूछे जाते हैं। जो सबसे पहले हमारे रचनाकार हैं वो सूरदास जी हैं। ये काफी महान रचनाकार थे। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत, ये इनकी 4 प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें आप याद रखिएगा। मीराबाई, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद।
जो गीत गोविंद का टीका और राग गोविंद बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और नरसिंह जी का मायरा भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मीराबाई की 3 रचनाएं हैं, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो रसखान है। इनकी रचना है प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम और सुजान रसखान। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? 4 रचनाएं हैं इनकी। प्रेम वाटिका है, दान लीला है, अष्टयाम है और सुजान रसखान है। क्लियर है आपको? अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो नंददास हैं। कौन है? नंददास। इनकी रास पंचाध्यायी है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। रूप मंजरी, रस मंजरी, ये भी नंददास की रचनाएं हैं। अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल, ये सब क्या है? नंददास की रचनाएं हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं, तो इनको भी ध्यान से देखिएगा। नाभादास की रचना है भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की है। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित और ध्रुव चरित। किसकी रचना है? नरोत्तम दास की 2 रचनाएं हैं, सुदामा चरित और ध्रुव चरित। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे रहीम दास की। बरवै नायिका भेद, मदनाष्टक, नगर शोभा और श्रृंगार सोरठा, ये रहीम दास की रचना है। अब सबसे महत्वपूर्ण कवि जिनके ऊपर प्रश्नों की अंबार लगा हुआ है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं और उनकी कौन कौन सी भाषा है, ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा महाकाव्य इन्होंने लिखा है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका लिखा है इन्होंने, जो ब्रज भाषा में है। कवितावली लिखी है जो ब्रज भाषा में है। गीतावली लिखी है जो ब्रज भाषा में है। दोहावली जो लिखी है वो ब्रज भाषा में है। बैराग संदीपनी जो है वो ब्रज भाषा में है। रामलला नहचू ठेठ अवधी भाषा में है। रामाज्ञा प्रश्नावली अवधी भाषा में है। हनुमान बाहुक ये भी अवधी भाषा में है। जानकी मंगल ये भी अवधी भाषा में है। और बरवै रामायण ये भी अवधी भाषा में है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं कबीरदास की। कबीरदास की 4 रचनाएं हैं, बीजक, साखी, सबद, रामायणी। क्लियर है आपको? तो इनकी जो भाषा थी वो श्लोकड़ी थी या पचमेल खिचड़ी थी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी अक्सर रचनाकार और रचनाओं से जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। या आप बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनको भली भांति तैयार करके जाइएगा। और अगर आपको जरूरत लगे तो समय समय पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो। अगले जो रचनाकार है हमारे वो जायसी हैं। इन्होंने पद्मावत की रचना की है, अखरावट की रचना की है, आखिरी कलाम की रचना की है। पद्मावत कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सका है। इनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, और जायसी ने पद्मावत जैसी रचना की है। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो मुल्ला दाऊद हैं। इन्होंने चंदायन की रचना की है और कई बार परीक्षाओं में ये पूछी गई है। सुंदर दास ने ज्ञान समुद्र की रचना की गई है और इन्हें महाकवि राय की उपाधि दी गई थी मुगल बादशाह के द्वारा, और इन्होंने सुंदर विलास की भी रचना की है। अब भक्ति काल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम देखने वाले हैं, जो काफी महत्वपूर्ण होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इनको वन लाइनर की तरह हम पढ़ेंगे। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? तो बिहारी जी भक्तकालीन कवि नहीं है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास ये सभी भक्तकालीन कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि हैं? तो कबीरदास जी ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि हैं। क्लियर है आपको? कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? तो संत काव्य धारा के कवि थे। किसके? संत काव्य धारा या निर्गुण भक्ति के। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो निर्गुण भक्ति स्वरूप था। अब निर्गुण और सगुण क्या होता है? निर्गुण वो होता है जो किसी को आदर्श माने बिना अपनी रचनाएं करता है, और जो सगुण वो होता है जो किसी को आदर्श मानकर अपनी रचना करता है। और सगुण में भी 2 धाराएं हैं, एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा में आते हैं आपके तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति धारा में आते हैं आपके सूरदास जी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीर। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, बस भाषा बदली है, इसीलिए आपको बार बार देखने को मिलते हैं। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन किया, स्त्री पुरुष की समानता, या हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया? तो ए ऑप्शन आपका सही है। इन्होंने कहा है जाति प्रथा का खंडन कहा है
और हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी इन्होंने विरोध किया है, लेकिन स्त्री पुरुष समानता की बात इन्होंने कभी नहीं की। किसने? कबीरदास ने कभी भी स्त्री पुरुष समानता की बात नहीं कही है। क्लियर आपको? तो अगला प्रश्न है आपका कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की भाषा सदगुकड़ी थी या पचमेल खिचड़ी थी? अगला प्रश्न है आपका कबीरदास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? तो बीजक ग्रंथ में कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं, साखी शबद रामायणी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। साखी के रचयिता कौन है? कबीरदास जी साखी के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो भक्ति काल के ये कवि हैं। कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास और मीराबाई, ये सब क्या है? भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है आपका बतियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। तो यहां पर किसकी बात की गई है? किसी को आदर्श मानकर किसी राम या कृष्ण की बात नहीं की गई है, इंसान की बात की गई है, निर्गुण बात की गई है। तो ये कबीरदास ने कहा है। किसने बात कहा है? कबीरदास ने कहा है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास की बहुत ही फेमस रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये किसकी रचना है? तो ये कबीरदास की रचना है। किसकी है? कबीरदास की। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो सुंदरदास को। किसको दी थी? सुंदरदास को महाकवि राय की पदवी दी थी। अगला प्रश्न है आपका जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पद्मावत जो रचना है वो जायसी द्वारा रचित है। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की है। किसकी है? जायसी की है। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो अवधी भाषा का अपनाया था। किसका? अवधी भाषा का अपनाया था। और प्लीज बोर बिल्कुल मत होइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपनी एनर्जी को बनाए रखिए, बस सुनते रहिए। 2 बार अगर आप ये वीडियो अच्छे से सुन लेंगे तो निश्चित रूप से चीजें आपको याद हो जाएंगी और परीक्षा में फिर आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाए रखिए, इधर उधर मत भागिएगा। व्हाट्सएप पे जाके कुछ नहीं मिलेगा, यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर कुछ नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम रील्स देखकर कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ पाना है जीवन में, कुछ बदलना है, तो फिर मेहनत करनी होगी। मेहनत करने के लिए आपको, अगर आपने सरकारी नौकरी का सपना देखा है तो फिर पढ़ाई करनी होगी। अगला प्रश्न है आपका जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? समासोक्ति है। क्या है? समासोक्ति है। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है, पद्मावत में आता है। किसमें आता है? पद्मावत में आता है। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? नजफ अली की है। किसकी है? नजफ अली की रचना है प्रेम चिंगारी। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को माना है। किसे? कुतुबन का। अगला प्रश्न है आपका तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रहीम जी है। कौन है? रहीम है कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान। अगला है आपका प्रश्न कि हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? तो स्वामी रामानंद जी हैं। स्वामी रामानंद जी ने हिंदी साहित्य में राम काव्य की मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे हैं और इन्होंने ही राम काव्य की शुरुआत की थी। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। ये भक्त मानते थे, खुद को दास मानते थे भगवान का। अगला प्रश्न है आपका रामचरित मानस के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रामचरित मानस की शैली कौन सी है? तो इसकी शैली प्रबंध शैली है। क्या है? प्रबंध शैली है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में नहीं है? रामलला नहछू इनकी ठेठ अवधी भाषा में है। कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब किसमें है? ये ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है आपका रामचरित मानस की भाषा क्या है? तो अवधी इसकी भाषा है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इसकी नामा इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? जानकी मंगल इनकी रचना है। रामाज्ञा प्रश्नावली इनकी रचना है। पार्वती मंगल भी इनकी रचना है, लेकिन रस विलास इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है आपका रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है?
तो ये रत्नावली के द्वारा रचा गया है। अगला प्रश्न है आपका, कवितावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी कवितावली के रचनाकार हैं। देखिए भक्ति काल से कितने ज्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से सुनते रहिए और एक एक प्रश्न को समझते रहिए। निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है आपका, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। बयान रक्षामि किस रचनाकार की कृति है? तो चतुर्सेन की कृति है। मानस के हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तुलसी के जीवन पर आधारित उपन्यास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होनी चाहिए, और ये रामचरितमानस से है। किसके? रामचरितमानस से ये रचना है। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मानस क्या हंस रचना है वो अमृतलाल नागर ने लिखी है। किसने? अमृतलाल नागर ने लिखी है। ये तुलसी के जीवनी पर आधारित उपन्यास है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन से अष्टछाप के कवि हैं? तो सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास के भक्ति किस भाव की है? तो सूरदास की भक्ति सखा भाव की है। क्या? सखा भाव की। ये अपने कृष्ण को सखा मानते थे। अगला प्रश्न है आपका कि सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना ब्रज भाषा में की थी। किसमें की थी? ब्रज भाषा में। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। सूरसागर की रचना में की गई है तो यह ब्रजभाषा में की गई है। किसमें? ब्रजभाषा में। ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है सूरसागर है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो सूरदास जी बाल चित्रण में बहुत ही श्रेष्ठ हैं। इन्होंने कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर बाल चित्रण किया है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? तो सूरसागर में भ्रमर गीत का प्रसंग है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? तो रसखान जी मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त हुए थे। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? साहित्य लहरी, सूरसारावली, सूरसागर, ये सभी किसकी हैं? सूरदास जी की हैं, लेकिन सुंदर विलास इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो भयानक रस इनके पदों में नहीं पाया जाता है। श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है, वात्सल्य रस भी देखने को मिलता है और शांत रस भी देखने को मिलता है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, ये किसकी पंक्ति है? ये मीराबाई की पंक्ति है। किसकी है? मीराबाई की। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? रामायणी नहीं है सूरदास जी की। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, ये किसकी रचना है? सूरदास की है। क्लियर आपको? तो ये आपने भक्ति काल से जुड़े हुए सभी प्रश्न आपने देख लिए हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है और आज ही आपको इसी क्लास में पूरा हिंदी साहित्य पढ़ाया जाएगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल के बारे में और रीतिकाल के रचनाकार और उनकी रचनाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केशवदास के बारे में। इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका और विज्ञान गीता। ये 3-2-5 रचनाएं, जिसमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ये केशवदास की रचनाएं हैं। अगले जो हमारे कवि हैं, रचनाकार हैं, वो भूषण हैं। इनकी रचना है शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। ये कई बार पूछी जाने वाली रचना है छत्रसाल दशक। इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो है मतीराम और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है रसराज। एक है ललित ललाम।
भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, पद्माकर की रचना है गंगा लहरी प्रबोध पचासा, ग्वाल कवि की रचना है यमुना लहरी, घनानंद की रचना है इश्क लता और सुजान सागर, बोधा की रचना है इश्क नामा बिरह वरीसा, और बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, और बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा जाता है। सेनापति की रचना है कवित्र रत्नाकर। क्या है? कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली जो रचनाकार है वृंदावन दास वृंद, इनकी रचना है वृंद सतसई। एक है सतसई और एक दूसरी है वृंद सतसई। वृंद सतसई वृंदावन दास की रचना है। अब हम करेंगे रीतिकाल के रचनाकारों की महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लियर है आपको? जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि रामचंद्रिका की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है आपका केशवदास ने की। अगला प्रश्न है आपका कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं कठिन काव्य के प्रेत? मोस्ट इंपॉर्टेंट है केशव। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशवदास है। कौन है? केशवदास। अगला प्रश्न है आपका कि केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? विज्ञान गीता। क्या था? विज्ञान गीता था। निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि हैं? भूषण जी हैं। भूषण जी रीतकालीन कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि हैं? भूषण जी हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है, देख लीजिए। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? बिहारी थे। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी जी ने किया है। सतसई के लेखक कौन है? बिहारी लाल है। निम्नलिखित में से रीतकाल के कवि हैं? तो वृंद जी रीतकाल के कवि हैं। अब बात करते हैं आधुनिक काल के प्रमुख रचना एवं रचनाकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आधुनिक काल, और कई बार यहां से प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे पहले रचनाकार ही हैं भारतेंदु युग के। जो सबसे पहले आधुनिक काल में भारतेंदु युग शुरू हुआ था, और इसके रचनाकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके दो उपनाम थे, भारतेंदु और रसा। इनकी काव्य थी प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, उर्दू का सियापा, प्रात समीरन, बकरी बिलाप, विजयीन विजय बैजंती, नए जमाने की मुकरी, भक्ति सर्वस्व, गंगा छवि वर्णन। नाटक थे इनके वैदिकी हिंसा न भवती, विशिष्ट विस्मोत्सधम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा और नील देवी और अंधेरी नगरी। तो ये इनकी नाटक थे। अनुदित नाटक कौन थे इनके? विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडम्बन, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी और धनंजय विजय। इनके निबंध थे 4, कालचक्र, पांचवें पैगंबर, मणिकर्णिका और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। और इनकी पत्रिकाएं थी हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक थी, बाल बोधनी मासिक थी, कवि वचन सुधिया ये मासिक भी थी, पाक्षिक भी थी और साप्ताहिक भी थी। पाक्षिक यानी कि 15 दिन में, साप्ताहिक यानी कि 7 दिन में, मासिक यानी कि 30 दिन में। और सभा इन्होंने एक बनाई थी, वो थी कविता वर्धनी सभा। क्लियर है आपको? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कौन? भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अगले जो भारतेंदु युग के हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास इनका निबंध है। उपन्यास है इनका नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान। तो बालकृष्ण भट्ट के 2 उपन्यास हैं, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान। और इनके नाटक हैं जैसा काम वैसा परिणाम, जिसे प्रहसन विधा का था, नल दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, कलिराज की सभा। आलोचना कौन सी है इनकी? सच्ची समालोचना। और पत्रिका कौन सी है? हिंदी प्रदीप इनकी पत्रिका है। किसकी? बालकृष्ण भट्ट की। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। इनकी काव्य रचना है बुढ़ापा, हिंद की हिमायत, प्रताप लहरी और मन की लहर। और इनका निबंध है दांत और आप।
नाटक है इनका कलि कौतुक रूपक, और पत्रिका है इनकी ब्राह्मण, जो मासिक हुआ करती थी। अगले भारतेंदु युग के जो रचनाकार हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनके उपनाम थे दो, प्रेमघन और अब्र। इनकी दो रचनाएं थी, प्रेम सर्वस्व, मयंक महिमा। पत्रिका इनकी थी आनंद कंदाविनी मासिक और नागरी नीरद साप्ताहिक। क्लियर आपको। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो अंबिका दत्त व्यास उपाधि जी हैं। ये एक सुकवि इनकी उपाधि है, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास इनका नाम है और उपाधि इनकी सुकवि है। क्लियर आपको। काव्य इनका कौन सा है, कंसवध, जो इनका प्रबंध काव्य है, समस्या पूर्ति सर्वस्व, और इनकी पत्रिका थी पीयूष प्रभा। क्लियर है आपको। तो अब हम पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग के बारे में। कौन सा युग, द्विवेदी युग। तो इसके पहले रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। इनकी काव्य रचनाएं हैं कश्मीर सुषमा, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, जगत सच्चाई सार, संध्याटन, गुणवंत हेमंत। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी उपाधियां हैं सुकवि किंकर, भुजंग भूषण और भट्टाचार्य। काव्य इनकी रचना है काव्य मंजूषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है ये। कान कुब्ज अबला विलाप, सरगो नरक ठिकाना नाही। निबंध है इनके कवियों की उर्मिला, विषयक उदासीनता, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, कवि और कविता। इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम सरस्वती था। अगले जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं औद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी उपाधि हरिऔध है, जो अक्सर इनके नाम के साथ देखने को मिल जाती है। इनका काव्य है प्रिय प्रवास, जो प्रबंध काव्य पर आधारित है। पारिजात प्रबंध काव्य पर आधारित है। वैदेही वनवास प्रबंध काव्य पर आधारित है। ये तीनों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। चौखे चौपदे, चुपदे चौपदे और कल्पलता, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनकी उपन्यास हैं अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। और पुरस्कार इनको मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक। कौन सा, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको मिला है। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। इनको राष्ट्र कवि कहा गया है, रसी केंद्र कहा गया है। इनकी काव्य रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ बध, बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है जयद्रथ बध और रंग में भंग। किसान, साकेत, भारत और भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और पंचवटी, ये सभी रचनाएं कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। नाटक है इनके तिलोत्तमा, अनघ, मेघनाथ बध, और उपन्यास है इनका मैला आंचल। पद्म भूषण इनको पुरस्कार मिला है और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो नाथूराम शर्मा शंकर है। उपाधि है इनकी कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा और साहित्य सुधाकर। इनकी काव्य रचना है गवरंडा रहस्य। अगली जो रचनाकार है हमारी राय देवी प्रसाद पूर्ण है। इनकी काव्य रचना है धराधर धामन। अगले जो रचनाकार हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं। इनकी उपाधि है त्रिशूल और इनकी रचना है कृषक क्रंदन। अगले जो रचनाकार हैं हमारे राम नरेश त्रिपाठी और इनकी रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी, कविता कौमुदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कविता कौमुदी, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। ये किसकी रचना है, राम नरेश त्रिपाठी की है। बस सुनते रहिए, बस फोकस बनाकर, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। और आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप यहां से लेकर जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो मुकुटधर पांडे हैं। इनकी काव्य रचना है पूजा फूल और कानन कुसुम। अगले जो रचनाकार हैं हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। उपाधि है इनकी रत्नाकर। काव्य है इनका गंगावतरण, उद्धव शतक और हिंडोला। अब हम बात करेंगे छायावाद युग की। किसकी, द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग की। और सबसे पहले रचनाकार हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद। इनको कलाधार की उपाधि मिली थी। क्या, कलाधर की उपाधि मिली थी। इनकी काव्य रचना है उर्वशी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कानन कुसुम, झरना मोस्ट इंपॉर्टेंट, लहर,
वन मिलन, प्रेम पथिक, आंसू मोस्ट इंपॉर्टेंट और कामायनी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। उपन्यास है इनके कंकाल, इरावती, तितली, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहानी इनकी ग्राम, आकाशदीप मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंद्रजाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुरस्कार, छाया, आंधी, सालवती, गुंडा और ईदगाह। नाटक है इनके सज्जन, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विशाख, स्कंदगुप्त मोस्ट इंपॉर्टेंट, करुणालय, कामना, एक घूंट और जन्मेजय का नागयज्ञ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जयशंकर प्रसाद को काफी अच्छे से याद करके जाइएगा, इनकी रचनाएं आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और इनका उपनाम है निराला। काव्य इनकी रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, जूही की कली मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुलसीदास मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बादल राग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तोड़ती पत्थर मोस्ट इंपॉर्टेंट, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, गीत नाट्य है इसका इनका। तो जो ये सारी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये सारी रचनाएं आपको तैयार करनी होंगी जो मैंने विशेषकर आपको बताई हैं। अगले जो रचनाकार हैं हमारे वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। उपनाम है इनका प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपकी परीक्षा में यह प्रश्न मिल जाए। काव्य उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, लोकायतन, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। तो कला और बूढ़ा चांद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है इनकी और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्लियर आपको? युगवाणी आप इनको याद रख लेंगे, स्वर्ण धूलि याद रखेंगे, उत्तरा याद रखेंगे, चिदंबरा याद रखेंगे और लोकायतन याद रखेंगे। महादेवी वर्मा ये भी एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, कवित्री रही हैं। इनकी रचना है निहार, रश्मि बहुत इंपॉर्टेंट है, नीरजा बहुत इंपॉर्टेंट है, साधन गीत, यामा, दीप शिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सप्तपर्णा। दीप शिखा, यामा, सांद गीत, नीरजा और रश्मि, ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको याद करके जाइएगा। रेखा चित्र कौन कौन से थे इनके? मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि महादेवी वर्मा का रेखा चित्र कौन सा था? तो मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र। पुरस्कार इनको मिले हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सेक्सरिया पुरस्कार मिला है और भारत भारती पुरस्कार मिला है। संस्मरण, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं। कहानी इनकी गिल्लू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि सबसे पहले आते हैं माखन लाल चतुर्वेदी। उपाधि है इनकी एक भारतीय आत्मा। इनकी काव्य रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, अग्निपथ और पुष्प की अभिलाषा और इनकी पत्रिका है करमवीर। पुरस्कार इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो सियाराम शरण गुप्त हैं। इनकी काव्य रचना है मौर्य विजय बापू, डायरी है इनकी दैनिकी। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, उपनाम है इनका नवीन। काव्य कुमकुम, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के। क्लियर है आपको? तो फोकस बनाकर बस सुनते रहिएगा इस वीडियो को, जहां पर भी आपको लगे कि आपको इस चीज को नोट कर लेना चाहिए उसको नोट भी कर लीजिएगा और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। क्वालिटी थोड़ी अच्छी रखिएगा इस वीडियो की ताकि आपको स्क्रीनशॉट में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सुभद्रा कुमारी चौहान, काव्य इनकी झांसी की रानी है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई है। वीरों का कैसा हो बसंत, यह भी परीक्षा में पूछा गया है और इनका कहानी संग्रह है बिखरे मोती। अगले जो हमारे रचनाकार हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। इनको राष्ट्र कवि कहा गया है। क्या कहा गया है? राष्ट्र कवि कहा गया है। और रश्मि रथी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी गीत नाट्य है। परशुराम की प्रतीक्षा भी इनकी रचना है। निबंध अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगले जो रचनाकार हमारे श्याम नारायण पांडे हैं। इनकी एक रचना है हल्दी घाटी। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हल्दी घाटी किसकी रचना है तो आपका उत्तर होगा श्याम नारायण पांडे। अगली जो हमारी काव्य धारा है वो प्रेम और मस्ती की काव्य धारा है और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की। इनके प्रवर्तक हैं, ये हालावाद के प्रवर्तक इनको कहा जाता है।
इनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, खादी के फूल, मिलन यामिनी। इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। डायरी है इनकी प्रवासी की डायरी, नए पुराने झरोखे। हरिकृष्ण प्रेमी इनकी 2 रचनाएं हैं, एक रक्षाबंधन है और एक अग्निगान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अग्निगान किसकी रचना है तो आपका उत्तर होना चाहिए हरिकृष्ण प्रेमी। बिल्कुल 2-2 का आंसर आप कर रहे हो। भगवती चरण शर्मा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, जिनकी अक्सर रचनाएं पूछ ली जाती हैं। इनका है मधुकर्ण काव्य रचना है, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र। इनके उपन्यास ज्यादा पूछे जाते हैं। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो नरेंद्र शर्मा है। इनकी काव्य रचना है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलासवन और रक्त चंदन। अगले जो रचनाकार हैं वो रामेश्वर शुक्ल अंचल है। उपनाप अंचल है। काव्य इनका मधुलिका है, अपराजिता और बरसांत के बादल। अगला जो काल है हमारा वो है छायावादोत्तर काल। इसमें आते हैं प्रगतिवादी केदारनाथ अग्रवाल। इनकी काव्य रचना है युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। नागार्जुन मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं, इनसे अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। काव्य है इनके युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, पत्रहीन नग्न छाछ, गाछ, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, बादल को घिरते देखा है। इनके उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, वलचनमा और वरुण के बेटे और बाबा बटेश्वर नाथ। क्लियर है आपको? तो चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, एक एक चीज को याद रखना होगा और एक चीज को समझते रहना होगा। क्लियर आपको? अगले जो रचनाकार हैं वो त्रिलोचन जी हैं। इनकी काव्य रचना है धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूं। रांगेर राघव। इनकी काव्य रचना है अजय खंडहर। उपन्यास है इनका कब तक पुकारूं। प्रयोगवाद और नई कविता का जो युग है उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की, जिन्हें अज्ञेय की उपाधि मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं, इनसे कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनके काव्य हैं असाध्य वीणा, इतलम, कलगी बाजरे की, हरी घास पर छड़ भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है, तो आपका सीधा सीधा उत्तर होना चाहिए यहां पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। अगली इनकी रचना है बाबरा अहेरी। नाटक है इनका उत्तर प्रियदर्शी। उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। निबंध है त्रिशंकु। इनके निबंध है त्रिशंकु, आत्मनेपद और लिखी कागर कोरे। पुरस्कार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यात्रा वृत्तांत है इनके अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। अगले जो हमारे कवि हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। इनकी काव्य रचनाएं कौन सी हैं? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी हूं नहीं मैं, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, अमन का राग लंबी कविता है अमन का राग, और धूप कोठरी के आईने में खड़ी। आलोचना दुआब है और रिपोर्टाज है इनका प्लाट का मोर्चा। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इनकी रचनाएं परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी रचना है कमल के फूल, गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, इदम नामम, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश और कालजयी सन्नाटा खंड काव्य है इनका। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो नरेश मेहता जी हैं। इनकी है वन पाखी सुनो, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, समय देवता। अगले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं हमारे वो है धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा इनका काव्य रचना है। अंधा युग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर अनुवाद है। प्रेमथ्यु गाथा। उपन्यास है इनका गुनाहों का देवता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूरज का 7वां घोड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, धर्म भारती का उपन्यास है। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं गुनाहों का देवता
और सूरज का सातवां घोड़ा। नाटक नदी प्यासी थी, अंधा युग। निबंध ठेले पर हिमालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पश्यंती पुरस्कार इनको मिला है भारत भारती पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। पत्रिका इनकी थी धर्मयुग साप्ताहिक जो चलती थी। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इनकी रचना है काव्य, जो रचना है काठ की घंटियां, बांस का फूल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल की दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, मैंने कब कहा। नाटक है बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ और पुरस्कार इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो मुक्तिबोध जी हैं। इनकी काव्य रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल अंधेरे में, यह एक लंबी कविता है, और ब्रह्म राक्षस। निबंध संग्रह है इनका एक साप्ताहिक डायरी, कहानी संग्रह है काठ का सपना, चांद का मुंह टेढ़ा है इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, और इनको पुरस्कार मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। केदारनाथ सिंह, इनकी काव्य रचना है अभी बिल्कुल अभी, जमीन एक रही है, अकाल में सारस, बाग लंबी कविता, उत्तर कबीरी और अन्य रचनाएं, बनारस। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा। काव्य इनके हैं सदियों के सोए जग उठे, तार सप्तक में संकलित रचनाएं, और आत्मकथा है इनकी अपनी धरती अपने लोग। निबंध है इनका प्रगति और परंपरा का मूल्यांकन, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आलोचना है इनकी निराला की साहित्य साधना, और पुरस्कार है इसका हिंदी अकादमी का श्लाका पुरस्कार। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो गिरिजा कुमार माथुर हैं, और इनकी काव्य रचना है धूप के धान और शिला पंख चमकीले। अगले जो रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल हैं। इनकी काव्य रचना है ओ प्रस्तून मन, कागज के फूल, उतना वह सूरज है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। प्लीज बिल्कुल भी बोर मत होइएगा, अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर रखिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाकर रखिए, और अंत तक इस क्लास को देखते रहिएगा, ताकि आपका ये टॉपिक पूरा तैयार हो जाए और फिर आपको दोबारा ये पढ़ना ना पड़े परीक्षा की दृष्टि से। तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो रघुवीर सहाय जी हैं। इनके काव्य हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, और पुरस्कार इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगले जो रचनाकार हैं वो कुंवर नारायण हैं। आत्मजयी प्रबंध काव्य है इनका, बाजसवा के बहाने प्रबंध काव्य है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो साठोत्तरी कविता आंदोलन। इसमें कैलाश वाजपेयी जी रचनाकार आते हैं। इनकी काव्य है हवा में हस्ताक्षर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि हवा में हस्ताक्षर जो कविता संग्रह है वो किसकी रचना है, तो कैलाश वाजपेयी जी की है। शब्द संसार, तीसरा अंधेरा, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। समकालीन कवि और काव्य संग्रह, जगदीश गुप्त। काव्य संग्रह इनका है नाव के पांव और शब्द दंश। दुष्यंत कुमार मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं। काव्य संग्रह है इनका आवाजों के घेरे, साय में धूप, एक कंठ बिस्पाई। काव्य नाटक है इनका। श्रीकांत शर्मा, इनका काव्य संग्रह है मगध और जलसा घर। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो रामदरस मिश्र हैं। काव्य संग्रह है इनका आग की हंसी, पक गई धूप, बैरंग बेनाम चिट्ठियां, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको भी मिला है। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो सुदामा पांडे धूमिल जी हैं। संसद से सड़क तक इनकी रचना है। कल सुनना मुझे, पटकथा, मोचीराम, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगले जो रचनाकार हैं हमारे वो हैं एकांत श्रीवास्तव, अन्य है मेरे शब्द, वागर्थ। अगले जो रचनाकार हैं वो अरुण कमल जी हैं, और इनकी रचना है अपनी केवल धार, और पत्रिका है इनकी आलोचना। अगले जो रचनाकार हैं हमारे वो लीलाधर जगुड़ी। काव्य है इनका नाटक जारी है। अब बात करेंगे हिंदी गद्य की, तो राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ, ईसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल, प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, सिंहासन बत्तीसी। सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान, सूरती मिश्र की बैताल पचीसी, मुंशी सादा सुखलाल, सुखसागर इनकी रचना है।
राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, इनकी रचना है राजा भोज का सपना और आलसियों का कोड़ा। उपाधि इनको है सितारे हिंद और समाचार पत्र था इनका बनारस अखबार। क्लियर आपको? तो ये रही आपकी सारी रचनाएं जिनके बारे में आपको पढ़ना था, देखना था, समझना था। ये आदिकाल और अन्य सभी समकालीन और गद्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो सारे आपने देख लिए हैं। अब आप इनसे जुड़े हुए प्रश्न करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये सभी प्रश्न आप वन लाइनर की तरह पढ़ेंगे ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ पाएं। पहला प्रश्न है आपका, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी रचयिता। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो हिम तरंगिणी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है आपका 1955 में। तो आप एक प्रश्न और यहां पर सही कर सकते हैं कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? 1955 से। देखिए प्रश्न की भाषा बदल जाती है, प्रश्न वही रहता है, तो इन सारे प्रश्नों को आप देखते रहिए। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो हिम तरंगिणी के लिए मिला था। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो निश्चित रूप से आपको अब ये प्रश्न बिल्कुल सही तरीके से याद हो गया होगा और कभी गलत नहीं करेंगे। अगली जो प्रश्न है आपका वो है, बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बहुत ही आसान उत्तर है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न है आपका कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है कि वीरों का कैसा हो बसंत। अगला प्रश्न है आपका, बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान का। हुई वीरता की रिक्त स्थान के साथ सगाई झांसी में। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अगला प्रश्न है आपका, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं तोड़ती पत्थर कविता के कवि। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? तो सही उत्तर है आपका, गिरिजा कुमार माथुर जी हास्य रस के कवि नहीं है। सुरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश आदित्य और काका हाथरसी हास्य रस के कवि हैं। अगला प्रश्न है आपका, हम दीवानों की क्या हस्ती मैं आज यहां कल वहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? भगवती चरण वर्मा है। कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले। मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले। तो ये मस्ती का आलम बनाए रखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये ऊर्जा आपके अंदर जो अभी जग रही है उसको बिल्कुल भी डाउन मत होने दीजिए और एक एक चीज को गंभीरता के साथ पढ़ते रहिए। ना पढ़ पाए तो सुनते रहिए, चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? तो यह भगवती चरण वर्मा की रचना है। किसकी? भगवती चरण वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है आपका, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला के रचनाकार हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? तो प्रणय पत्रिका लिखा है। कौन सा? प्रणय पत्रिका लिखा है। वृक्ष भले हो खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छाबी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ
अग्निपथ, उस उक्त कविता के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने ये अग्निपथ कविता लिखी थी और इसके टाइटल पर ही आपको एक फिल्म देखने को मिलती है, अग्निपथ। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस लेखक की आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। अगला प्रश्न है आपका, रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? तो रक्षाबंधन नाटक के रचयिता हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल के उपनाम है अंचल। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था यह प्रगतिवाद की प्रगति नहीं है, जबकि सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जनमानस के प्रति लोक मंगल की कामना, यह प्रगतिवाद का प्रवृत्ति मानी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो 1936 में हुआ था। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? मैं उस जनपद का कवि हूं, ये उनकी रचना नहीं है। जबकि तुमने कहा था, बादलों को घिरते देखा है, पुरानी जूतियों का कोरस, ये नागार्जुन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? नागार्जुन जी हैं। क्या है पंक्ति कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नागार्जुन। अगला प्रश्न है आपका कि जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन है? तो नागार्जुन जी हैं। जनता और श्रम के गीत इन्होंने गाए थे। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि जिस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो वह मैथिली भाषा में रचित है। किस में रचित है? मैथिली भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है आपका, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? तो यह काव्य की कृति है। किसकी? काव्य की। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी गजावन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? अंधा युग। अंधा युग गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा और नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? बहुत ही आसान उत्तर है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उर्वशी किसकी काव्य रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? तो दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी का नाम पूरा क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी। बादल राग कविता के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी बादल राग कविता के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? मृगनयनी दिनकर जी की रचना नहीं है, जबकि उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी दिनकर जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला है आपका प्रश्न कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा है। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास की एक एक पंक्ति महत्वपूर्ण है, हर एक चीज आपको ध्यान से सुननी चाहिए और अंत तक वीडियो को देखना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मार्क्सवादी चिंतन और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी अकादमी का श्लाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जबकि बाकी तीनों को नहीं मिला है। अगला प्रश्न है आपका, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है। क्या? शेखर एक जीवनी उपन्यास है। अगला प्रश्न है आपका, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसकी रचना है ये? तो ये रचना है अज्ञेय जी की।
क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? प्रवाद पर्व। कौन सी है? प्रवाद पर्व। अगला प्रश्न है आपका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? खूंटियों पर टंगे लोक के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो दुष्यंत कुमार ने हिंदी गजल लेखन का कार्य प्रारंभ किया। एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना है? तो ये दुष्यंत कुमार की रचना है। किसकी? दुष्यंत कुमार की। हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी की रचना है। किसकी? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी की रचना है हवा में हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है आपका, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है आपका रामदरस मिश्र। अब जो कुछ प्रश्न हैं वो है गद्य साहित्य के आधार पर कि रानी केतकी की कहानी के कहानीकार कौन है? तो इंसा अल्लाह खां रानी केतकी के कहानी के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो ये मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। किसकी है? मुंशी इंसा अल्लाह खां की। अगला प्रश्न है आपका, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ये लल्लू लाल जी की रचना है। कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र हैं। कौन है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? सुरती मिश्र जी हैं। कई बार परीक्षाओं में यह रचना भी पूछी जा चुकी है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो ये रहे सारे एमसीक्यू आपके साहित्य के जो हिंदी साहित्य पर आधारित थे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास पसंद आई हो। अगर आपने क्लास को अंत तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में भी इस क्लास को शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें और आपका दोस्त कोई भी पीछे ना रह पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक ईमानदारी के साथ एक अच्छा कंटेंट कम से कम समय में प्रोवाइड किया जा सके, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें। तो इसी प्रयास के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और प्लीज़ एक बार आग्रह करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।